चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पांचवें दौर का प्रचार समाप्त होने के बाद मिशन उत्तर प्रदेश में जुटे तमाम सियासी दल और उसके नेता अब छठे दौर के चुनाव के प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में जनता का मन मोहने आज मायावती 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज बलिया और गोरखपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2017 मायावती और बीएसपी के लिए काफी अहमियत रखता है। मायावती लोकसभा चुनाव 2014 में मिली करारी हार के दाग को इस बार धोने की पूरी कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अगर इस बार भी बीएसपी का प्रदर्शन नहीं अच्छा होता है तो जमीनी और सियासी स्तर पर पार्टी की साख को करारा झटका लग सकता है। आखिरी के 2 चरणों की सारी सीटें पूर्वांचल की हैं और मायावती यहां की चुनावी जंग में सारी ताकत झोंक चुकी हैं। तो आज मायावती की 2 चुनावी जनसभाएं और मायावती लोकसभा चुनाव 2014 में मिली करारी हार के दाग को इस बार धोने की पूरी कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अगर इस बार भी बीएसपी का प्रदर्शन नहीं सुधरा तो जमीनी और सियासी स्तर पर पार्टी की साख को करारा झटका लग सकता है। आखिरी के 2 चरणों की सारी सीटें पूर्वांचल की हैं और मायावती यहां के चुनावी जंग में सारी ताकत झोंक चुकी है। बलिया और गोरखपुर में मायावती की 2 चुनावी जनसभाएं होंगी। पांचवें दौर का प्रचार समाप्त होने के बाद मिशन उत्तर प्रदेश में जुटे तमाम सियासी दल और उसके नेता अब छठे दौर के चुनाव के लिए प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में जनता का मन मोहने के लिए आज मायावती 2 चुनावी रैलियां करेंगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज बलिया और गोरखपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार शनिवार शाम 5 बजे थम गया था। इस चरण में 27 फरवरी को प्रदेश के 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान होना है और 5वें चरण में लखनऊ की जंग में फिर से झंडा गाड़ने के इरादे से सूबे के सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। आज अखिलेश 7 चुनावी जनसभाएं करने जा रहे हैं। आज अखिलेश महाराजगंज और कुशीनगर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वो महाराजगंज में 2 और कुशीनगर में 5 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। और यूपी के चुनावी समर में इस बार सीएम अखिलेश के साथ उनकी पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव भी जोर शोर से जुटी हुई हैं। आज सपा सांसद डिंपल यादव सैदपुर विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी और विधानसभा के लिए सपा प्रत्याशी सुभाष पासी के समर्थन में वोट मांगेंगी। और यूपी के चुनावी बिसात पर जुबानी वारों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आजम खान पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर बरसे और बांटने की सियासत करने का आरोप लगाया। बहुत करने की सियासत करने वाला भी नहीं करेगा। ये लैपटॉप धर्म देखेगा। अरे हमारे यहाँ बच्चे और बच्चियाँ कितने स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यानी नेग्लिजिबल परसेंटेज है। उनमें कितनों को मिल गया होगा ये हमें भी नहीं मालूम, लेकिन इस तरह से लैपटॉप की दुनिया पर दिए जाएंगे, ये भी भूल है कि मुसलमानों में शिक्षा तो उनका ये जो एजेंडा है, ये जो समाज और आजम खान जहां पीएम मोदी पर निशाना साधने में जुटे हैं, वहीं उनके खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। बीते दिन शनिवार को वाराणसी में स्थानीय मुस्लिम संगठनों के साथ दिल्ली के मुत्तहिदा मिली मजलिस के बैनर तले दर्जनों मुस्लिम संगठनों के सदस्य इकट्ठा हुए और आजम खान पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने मुस्लिम समुदाय को धोखा देने वाला करार दिया। इकट्ठे हुए तमाम मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने बीएसपी का समर्थन करने का ऐलान किया। पूर्वांचल में बड़ी तादाद में मौजूद मुस्लिम वोटों पर सपा कांग्रेस से लेकर बसपा की भी नजर है। ऐसे में खुलकर मुस्लिम संगठनों द्वारा खुलकर बसपा के समर्थन में वोट करने की अपील से पूर्वांचल में सपा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मुसलमानों को सबसे बड़ा धोखेबाज अगर कोई है तो वो आजम खां है। बदतमीजी का दूसरा नाम आजम खां है, बेहूदगी का दूसरा नाम आजम खां है। ये तो मुसलमानों के लिए एक जुल्म और ज्यादती का दूसरा नाम आजम खां है।
और शनिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी समेत 11 जिलों की 51 सीटों के चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया। इस चरण में 11 जिलों की 51 सीटों पर कल यानी सोमवार को मतदान होगा। इस चरण में 96 लाख महिलाओं समेत करीब 1,84,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में सोमवार को होने वाले 5वें चरण के विधानसभा चुनाव में कुल 168 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 117 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है। यूपी इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने 75 राजनीतिक दलों से 617 में से 612 उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण कर ये दावा किया है। 6 राष्ट्रीय पार्टियां, 4 राज्य स्तरीय पार्टियां, 65 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के उम्मीदवार और 220 निर्दलीय उम्मीदवार इनमें शामिल हैं। ये लोग 27 फरवरी को होने जा रहे 5वें चरण के चुनाव के लिए मैदान में हैं। 5वें दौर के करोड़पति। 5वें दौर में चुनाव लड़ रहे सबसे धनी उम्मीदवारों में 49 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाले अजय प्रताप सिंह बीजेपी के हैं। 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का ऐलान कांग्रेस प्रत्याशी अमिता सिंह ने किया है। अमिता कांग्रेस सांसद संजय सिंह की पत्नी है। वहीं 32 करोड़ की संपत्ति वाले मयंकेश्वर शरण सिंह हैं। ये बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। 612 उम्मीदवारों में 168 उम्मीदवार यानी कि 27% करोड़पति हैं। पार्टीवार करोड़पति उम्मीदवारों में बीएसपी के 43, बीजेपी के 38, समाजवादी पार्टी के 32, कांग्रेस के 7, आरएलडी के 9 और 14 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की घोषणा की है। कुल 156 उम्मीदवारों ने अपने पैन कार्ड की घोषणा नहीं की है। 665 उम्मीदवारों ने आयकर ब्यौरा नहीं दिया है। 5वें दौर का आपराधिक रिकॉर्ड। एडीआर के मुताबिक 612 में से 117 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामला होने की घोषणा की है। 96 उम्मीदवारों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल है। आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों में बीजेपी से 21, बीएसपी से 23, आरएलडी से 8, समाजवादी पार्टी से 17, कांग्रेस से 3 और 19 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 429 उम्मीदवारों ने अपनी उम्र 25 से 50 के बीच, जबकि 181 उम्मीदवारों ने 51 से 80 साल के बीच घोषित की है। अंबेडकर नगर सीट पर चुनाव स्थगित। अंबेडकर नगर की अलापुर सीट पर सपा प्रत्याशी चंद्रशेखर कनौजिया की मौत की वजह से चुनाव आयोग ने वहां का चुनाव स्थगित कर दिया है। अब इस सीट के लिए 9 मार्च को वोट पड़ेंगे। 2012 का रिकॉर्ड। साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में अलापुर को मिलाकर कुल 52 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिनमें समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस को 5-5, बीएसपी को 3 और पीस पार्टी को 2 सीटें हासिल हुई थी। श्रावस्ती, बलरामपुर, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में सपा ने सभी सीटें जीती थी। श्वेता कुमारी के साथ अनुराग सिंह, एपीएन। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान सोमवार को होगा। यूं कहें तो इस चरण में एक तरफ जहां अमेठी में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की विरासत दांव पर होगी, तो वहीं दूसरी ओर राम का नाम लेकर सियासत करने वाली बीजेपी पर अयोध्या सीट पर कब्जे का दबाव होगा। मायावती के लिए भी ये दौर इम्तिहान का है, क्योंकि उन्होंने इस बार सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया है। 5वें चरण में अमेठी और अयोध्या सहित 52 सीटों पर मतदान होना है। 2012 के विधानसभा चुनाव में इनमें से लगभग 80% सीटें वर्तमान सपा और कांग्रेस गठबंधन के पास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस गठबंधन के भरोसे यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, उनमें से सबसे चर्चित सीट अमेठी और अयोध्या भी है। आपको उत्तर प्रदेश से स्कैम हटाना है, वो तो होना संभव नहीं है। कम से कम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो यहाँ रुकेगी टिकेगी। अभी अमेठी से यूपी सरकार की विवादित और दुष्कर्म के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति चुनावी मैदान में हैं। खनन घोटाले को लेकर विपक्ष के लगातार निशाने पर रहे गायत्री पर अंतिम दौर में सर्वोच्च न्यायालय का डंडा भी चला और पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। यही वजह है कि गायत्री प्रजापति के प्रचार में पहुंचने के बाद भी मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से उनका नाम नहीं लिया, बल्कि मोदी पर हमले बोलते रहे। प्रधानमंत्री जी बहुत कर रहे हैं मन की बात। हर हफ्ते चले आते हैं, महीने में मन की बात। केवल मन की बात करोगे और काम की बात नहीं करोगे तो लोकतंत्र में कैसे हिसाब किताब बनेगा। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता संजय सिंह की दोनों पत्नियां गायत्री का रास्ता रोकने के लिए खड़ी हैं।
संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह जहां बीजेपी के टिकट पर मैदान में है, तो वहीं दूसरी पत्नी अमिता सिंह गठबंधन को दरकिनार करते हुए कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में अमेठी की 5 विधानसभा सीटों पर सपा का कब्जा था। इसके चलते राहुल गांधी पर भी अमेठी में गठबंधन को जीत दिलाने का दबाव बढ़ गया है। जब हमारी सरकार थी, हमने अमेठी रायबरेली को फूट पाट दिया था। मोदी जी आए थे, उन्होंने आपसे कहा था कि भाई मैं अमेठी को बदलूंगा, और जिस चीज से आपकी जिंदगी बदलती, मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, फूड पार्क के माध्यम से अमेठी में, रायबरेली में कम से कम 10-15 हजार युवाओं को रोजगार मिलता है। अमेठी सीट से बीजेपी की उम्मीदवार गरिमा सिंह ने कहा था कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन महज दिखावा है। यहाँ पर इस बार राहुल और अखिलेश दोनों को उनकी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। दुष्कर्म के आरोपी प्रत्याशी को यहाँ की जनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। इधर अमेठी के अलावा दूसरी सबसे चर्चित सीट अयोध्या की है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री पवन पांडे का कब्जा है। पवन इस सीट को बीजेपी से 21 साल बाद छीनने में सफल रहे थे। अखिलेश ने एक बार फिर उन्हीं पर दांव लगाया है। 5वें चरण के चुनाव में मायावती के दलित मुस्लिम समीकरण की असली परीक्षा भी होने वाली है। यहाँ का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि पहली बार 1980 के बाद किसी पार्टी ने यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। बीएसपी ने यहाँ से बज़मी सिद्दीकी को टिकट दिया है। यदि सपा सरकार समय से यहाँ पर कदम उठा लेती तो यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे नहीं होते। कि यदि यहाँ पर समाजवादी पार्टी थोड़ी सी भी आप लोगों ने सावधानी बरतने में चूक कर दी, तो फिर यहाँ पर बीजेपी व सपा सत्ता में आ सकती है। फिर यहाँ कितने और मुजफ्फरनगर व दादरी, बुलंदशहर, मथुरा आदि कांड होंगे, तो इसका भी इनके वर्तमान शासन काल से काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। मायावती की अग्नि परीक्षा। इस चरण में बीएसपी ने 18 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जो पार्टी द्वारा 5वें चरण के लिए उतारे गए 52 प्रत्याशियों का 35% है। हालांकि दूसरे चरण में उन्होंने 43% मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला था, लेकिन 5वें चरण में 18 मुस्लिम प्रत्याशी भी अपने आप में एक बड़ी बात है। 5वें चरण के 11 जिलों में 52 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में बीएसपी के 18 मुस्लिम उम्मीदवार में से 14 उम्मीदवार गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर जिलों से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर 5वें चरण में सपा कांग्रेस गठबंधन ने सिर्फ 10 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा है। बीएसपी ने गोंडा के 6 सामान्य सीटों में से 4 पर, बलरामपुर के 3 सामान्य सीटों में से 2 पर, सिद्धार्थनगर के 4 में से 3 सामान्य सीटों पर मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि बलरामपुर में मुस्लिमों की जनसंख्या 38% से ज्यादा है, तो बहराइच में 36%, सिद्धार्थनगर में 30% है। बीएसपी ने फैजाबाद और बहराइच जिले में 2-2 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं और संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर में 1-1 सीट मुस्लिमों को दी है। इस दौर के चुनाव में मायावती ने पार्टी के मुस्लिम नेताओं को प्रचार पर भी लगाया है। बीएसपी के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनका बेटा और माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने मुस्लिम वोटों को बीएसपी के पक्ष में करने के लिए कई जनसभाओं को संबोधित किया। श्वेता कुमारी के साथ विक्रांत जायसवाल, एपीएन। और 5वें दौर का प्रचार समाप्त होने के बाद मिशन उत्तर प्रदेश में जुटे तमाम सियासी दल और उसके नेता अब छठे दौर के चुनाव के प्रचार में जुट गए हैं। और इसी कड़ी में आज मायावती भी 2 चुनावी रैलियों को संबोधित कर रही हैं। बलिया और गोरखपुर 2 चुनावी जनसभा को आज संबोधित करेंगी। और इसी बीच सीधा रुख करते हैं बलिया का, जहां पर हमारी संवाददाता अनामिका सिंह इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं। अनामिका, आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे तक मायावती वहां पर आएंगी और रैली के लिए क्या कुछ तैयारियां हुई हैं? और देखिए तमन्ना, फिलहाल मायावती जो है 5वें चरण के बाद छठे चरण में जिन सीटों पे मतदान होने हैं, जिसमें पूर्वांचल की कुछ खास सीटें हैं, वहां पर वो उनका जो प्रचार है वो तेजी से चल रहा है। आज इसी कड़ी में मायावती बलिया आने वाली हैं। बलिया में 7 विधानसभा सीटों पे जो 7 प्रत्याशी हैं उनके लिए, उनके सपोर्ट में और उनके लिए वोट मांगने के लिए वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगी और उनके लिए वोट मांगेगी। खास ये है कि बलिया में जो 2 बड़े चेहरे हैं, अंबिका चौधरी हो या फिर नारद राय हो, इन्होंने जल्द ही साइकिल की सवारी छोड़ करके हाथी पर सवार हुए हैं।
लिए। और ऐसे में मायावती जब आज जनसभा करेंगी मालदीपुर में, वहां पर वो जो सारे 7 प्रत्याशी हैं बलिया के, वो उस मंच पर मौजूद होंगे और सातों प्रत्याशियों के लिए आज मायावती वोट मांगेंगी। इसके अलावा मायावती आज बलिया के अलावा गोरखपुर में भी उनकी चुनावी जो जनसभा है वो वहां पर तैयार किया जा रहा है उनके लिए। तो छठे चरण के लिए 5वें फेज के मतदान को लेकर के प्रचार कल थम चुका है, कल उसके लिए वोटिंग होनी है, लेकिन छठा चरण मायावती के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्वांचल की उन सीटों पर दांव लगा है, किस्मत लगी हुई है उन प्रत्याशियों की जिनके लिए माना जाता है कि पूर्वांचल एक सेफर साइड बना हुआ है। और इस बार चूंकि पूर्वांचल में बीजेपी भी अच्छी खासी फाइट दे रही है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन के बाद, लिहाजा पूर्वांचल में भी जो फाइट होगी वो त्रिकोणीय होगी। और ऐसे में जब अंबिका चौधरी और नारद राय जैसे दिग्गजों ने समाजवादी पार्टी को झटका दिया है और वो हाथी पर सवार हो गए हैं, तो समाजवादी पार्टी के लिए काफी चुनौती का विषय बनने वाला है ये चुनाव, क्योंकि दिग्गजों का साथ छूटा है और नए नए प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। यहां तक कि फेफड़ा में जिस सीट से अंबिका चौधरी चुनाव लड़ते थे, इस बार उस सीट से संग्राम यादव मैदान में है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए वो सीट निकालना आसान नहीं होगा। अगर दूसरी ओर देखा जाए तो नारद राय जो सदर सीट है वहां से हमेशा से प्रत्याशी रहे हैं, चुनाव लड़ते रहे, विधायक भी रहे, लेकिन इस बार लक्ष्मण गुप्ता उस सीट से प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी की ओर से। तो लड़ाई जो है वो यहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीके की है। यही वजह है कि बीएसपी की ओर से मायावती खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार वो चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। उनके निशाने पे पीएम मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं और आज जब वो क्रांतिकारी धरती बलिया में मौजूद होंगी तो यहां का नजारा भी कुछ ऐसा ही होगा। हालांकि खास बात यह है कि जहां भी मायावती समय जनसभा कर रही हैं, वो सभी प्रत्याशियों का हाथ उठा करके उनके लिए वोट मांगती हैं और अपील करती हैं जनता से कि वो उनको जितवाएं। और साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुन चुन के हमले बोल रहे हैं मायावती पर, आप गौर करिए, मायावती की हर स्क्रिप्ट में बराबर से पीएम मोदी और अखिलेश यादव दोनों ही हैं टारगेट पर। तो आज भी कुछ ऐसा ही उनके भाषण से दिखाई देगा। हालांकि तैयारियां पूरी हैं, 12:30 बजे का समय दिया गया है मायावती के यहां पे आने के लिए और 12:30 बजे मायावती बलिया में मौजूद होंगी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने के लिए। जी अनामिका, आपसे जानना चाहेंगे, पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो मायावती का सबसे बड़ा दांव क्या माना जा रहा है? देखिए, पूर्वांचल में मायावती फाइट तो कर रही है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भाजपा से जिस तरह के प्रत्याशी खड़े किए गए हैं, पूर्वांचल में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। करीब 132 सीटें ऐसी हैं जहां पे ये माना जाता है कि ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव है वहां पर और उन सीटों की जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी उनकी। ऐसे में बीजेपी से गठबंधन के बाद जाहिर तौर पर ये जो फाइट होगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी और ये आसान राह न बीएसपी के लिए होगी न समाजवादी पार्टी के लिए होगी। ऐसे में त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा रही है। हालांकि अगर गोरखपुर को देखा जाए तो गोरखपुर में बीजेपी का प्रभाव है, योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है और ये माना जाता है कि उनका ठीक ठाक सीटों पर गोरखपुर के आसपास भी प्रभाव है। तो बीजेपी और बीएसपी फाइट कर रहे हैं बहुत ही मजबूती से। और समाजवादी पार्टी के लिए अगर देखा जाए, छठे फेज की बात अगर करें तो छठे फेज में समाजवादी पार्टी के लिए दोहरी चुनौती है। एक तो ये चुनौती है कि जिन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, कैसे उनको जवाब दिया जाए कि नए लोग भी उनकी जगह ले सकते हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के जो 4 फेज बीत चुके हैं, 5वें फेज और छठा फेज अभी बाकी है। अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं लखनऊ में, तो 5वें फेज के प्रचार थमने के बाद अगर अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो नजरें वहां पर भी बनी होंगी कि आखिर अखिलेश यादव अब क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जितनी बार भी अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अखिलेश यादव की कांग्रेस से गठबंधन के बाद, तो उन्होंने हमेशा से ही ये कहा है कि वो 300 से ज्यादा सीटें निकाल रहे हैं, 300 से ज्यादा सीटें निकाल करके वो बहुमत में जा रहे हैं। लेकिन आज चूंकि 5वें फेज के लिए जो प्रचार है वो थम गया है, तो अखिलेश यादव आज कौन सा आंकड़ा पेश करते हैं और अब उनकी राय क्या कहती है 5 फेज के बाद कि अब कितनी सीटों पर वो आगे निकल रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो जिस तरह से व्यूज मिल रहे हैं, जिस तरह से मतदान हुए और वहां पे लोगों के अगर बात की जाए, सर्वे के अगर आधार की बात की जाए तो जरूरी है, बिल्कुल ये यहाँ पर दिखाई देता है कि बीएसपी और बीजेपी अच्छा खासा टक्कर दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी कुछ फेज में कमजोर जरूर दिखाई दी है। तो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज वो कौन सा आंकड़ा पेश करते हैं जनता के सामने। जी, और नामिका, अगर मुद्दों की बात करें तो पूर्वांचल में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लड़ाई हो रही है?
देखिए, अगर तमन्ना पूर्वांचल की अगर बात करें या यहाँ के विकास की बात करें तो पूर्वांचल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स के लिहाज से जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ बलिया में, ये क्रांतिकारी धरती है और सिर्फ इसी जिले से 4 मंत्री जो है वो कैबिनेट में रह चुके हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो मौका तो पूरा मिला है यहाँ पे प्रतिनिधियों को विधानसभा में आने का, मंत्रिमंडल में आने का, लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो बलिया से इसको अगर ले लिया जाए तो ये यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है। इसके अलावा पूरे पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो विकास की बहुत ज्यादा दरकार है पूरे पूर्वांचल में। हालांकि जब भी भाषण होते हैं बड़े बड़े नेताओं के तो यहाँ के विकास को लेकर के बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। खुद पीएम मोदी यहाँ पे पिछले दिनों आए हुए थे, उज्ज्वला योजना की शुरुआत यहाँ से की गई थी पीएम मोदी की ओर से। लेकिन अगर उज्ज्वला योजना को छोड़ दिया जाए तो सड़क हो, बिजली हो या पानी हो या फिर तमाम वो ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात की जाए, स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो पूर्वांचल के लिहाज से काफी जरूरी हैं और उनको ये जो आधार अगर बात की जाए तो ये आधार उनको उपलब्ध नहीं हो पाया है। ऐसे में पूर्वांचल की लड़ाई इस बार भी काफी महत्वपूर्ण होगी। हालांकि इस बार मुख्तार अंसारी से लेकर के कई बड़े चेहरे मैदान में हैं, तो जाहिर तौर पर जीत हार का जो मापदंड होगा वो काफी मुश्किल होगा हर दल के लिए। लेकिन देखना ये होगा कि 11 मार्च को जो नतीजे आते हैं वो किसके पक्ष में होते हैं। चलिए अनामिका, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और इससे पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को देवरिया और महाराजगंज की जनसभा में पीएम मोदी पर जमकर हल्ला बोला। मायावती ने कहा कि इस बार यूपी में मोदी की कोई लहर नहीं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी मायावती हमलावर रहीं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। मायावती अपनी चुनावी रैलियों में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर जमकर हमला बोल रही हैं। उनकी हर रैली में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम अखिलेश यादव निशाने पर होते हैं। देवरिया और महाराजगंज की जनसभाओं में भी मायावती ने दोनों के खिलाफ मोर्चा खोला। सपा सरकार पर प्रहार करते हुए बीएसपी प्रमुख ने कहा कि सपा सरकार कानून व्यवस्था समेत हर मोर्चे पर फेल रही है। वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है। मायावती ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पीएम सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, जनता से किए वादे को पूरा करने की उनकी कोई मंशा नहीं है। मायावती ने कहा कि इस बार यूपी में बीजेपी की हांडी नहीं चढ़ेगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं, जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है, जिससे दुखी होकर अब यहाँ अपने उत्तर प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यह अपना आशीर्वाद देने का पूरा पक्का मन बना लिया है। मायावती ने मुलायम और अखिलेश पर शिवपाल के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिवपाल और उनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अखिलेश और उनके खेमे के लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। बीजेपी पर हमला बोलते हुए माया ने कहा कि बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में ना तो कोई चेहरा है और ना ही कोई मुद्दा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में बीएमसी मेयर पद को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। शिवसेना कुछ निर्दलियों और कांग्रेस एनसीपी के भरोसे बीजेपी के बगैर बीएमसी में बहुमत हासिल करने की कवायद में जुटी है। फिलहाल कोई भी पार्टी किसी को भी समर्थन देने को राजी नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि शिवसेना और बीजेपी में से कौन बनेगा देश का सबसे बड़े बजट वाली बीएमसी का बॉस। मुंबई में बीएमसी की चुनावी कुरुक्षेत्र में शिवसेना को मात देकर बीजेपी ने अपना कॉलर जरूर ऊंचा कर लिया, लेकिन चुनाव में उसके दुश्मन की भूमिका में रही शिवसेना बीजेपी की हवा निकालने में जुटी है। सारा झगड़ा मुंबई महानगर पालिका में सत्ता की मलाई के केंद्र बिंदु मेयर पद को लेकर है। चुनाव में बीजेपी से मिली मात के सदमे से शिवसेना बाहर नहीं निकल सकी है। बहुमत के संकट को सुलझाने के लिए हुई शिवसेना की बैठक में बीजेपी की सफलता पर आक्रामक सियासत करती दिखी कि बीजेपी की सफलता का गुब्बारा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। यह बहस का विषय है कि क्या गुब्बारे में उतनी हवा है जितनी दिखाई जा रही है। शिवसेना खुद बहुमत से बेहद दूर रहकर भी अपनी प्रतिद्वंदी बीजेपी के वोट प्रतिशत में इजाफा होने के बावजूद उस पर हमलावर है। शिवसेना ने बीएमसी में बीजेपी की उपलब्धि को महाराष्ट्र और केंद्र में उसकी सत्ता का होना करार दिया है।
227 सीटों की बीएमसी चुनाव के नतीजों में भाषाई ध्रुवीकरण का बड़ा हाथ रहा। शिवसेना के हिस्से में 84 जबकि बीजेपी की झोली में 82 सीटें आईं। 4 निर्दलीय भी शिवसेना के साथ आ चुके हैं। एक और निर्दलीय पार्षद गवली की बेटी गीता गवली भी करीब करीब शिवसेना के साथ आ चुकी हैं। ऐसे में शिवसेना के लिए ये आंकड़ा 79 का हो गया है। खबर ये भी है कि राज ठाकरे के साथ पार्षद भी शिवसेना के साथ आने वाले हैं। इस तरह शिवसेना का आंकड़ा 96 हो जाएगा। ऐसे में बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा 114 सीटों के आंकड़े से शिवसेना 18 कदम तो बीजेपी 32 कदम दूर है। जाहिर है बीएमसी की सत्ता में मेयर पद को हथियाने के लिए बीजेपी शिवसेना दोनों को ही दूसरी पार्टियों का सहारा लेना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक 227 सदस्यों की बीएमसी में मेयर पद की वोटिंग के दौरान 9 मार्च को कांग्रेस और एनसीपी सदन में न जाकर बाहर रह सकती है, जिससे सदन की कुल सदस्यों की संख्या 187 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा खिसककर 94 हो जाएगा। ऐसे में बीएमसी में बहुमत के लिए शिवसेना के जुटाए गए पार्षदों की संख्या 94 के ऊपर पहुंच जाएगी। लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ अपने सभी पार्षदों को एकजुट रखने का पेच फंसा है, क्योंकि इस हालत में कुछ पार्षद फडणवीस से गलबहियां कर सकते हैं। फिलहाल शिवसेना ने बीजेपी से समर्थन लेने से इनकार किया है, जबकि कांग्रेस ने शिवसेना को समर्थन नहीं देने का फैसला किया है। मात देने में मशगूल इस सियासत का अंत जो हो, लेकिन शिवसेना चुनाव के बाद से अब तक बीजेपी से खुद को 20 साबित कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मेयर पद के लिए मची इस सियासी मारामारी की महामारी में बीजेपी शिवसेना अलग राह पर चलेंगी? वैसे दोनों में लड़ाइयों का इतिहास पुराना है, जिसका फायदा चुनाव में पहले दोनों पार्टियां उठाती हैं। शिवसेना मराठियों का वोट लेती है, उससे नाराज उत्तर भारतीयों और गुजरातियों का वोट बीजेपी झटक लेती है और बाद में दोनों मिलकर सत्ता की मलाई खाते हैं। लेकिन ये समय बीजेपी के लिए उदार बनने का है, तो दूसरी तरफ शिवसेना के लिए भी धर्म संकट का है, क्योंकि बीजेपी हो या पीएम मोदी, एक तरफ बीएमसी में मारामारी और दूसरी तरफ महाराष्ट्र और केंद्र की सत्ता में हिस्सेदारी का फॉर्मूला न तो नैतिक तौर पर सही होगा और न ही जनता की नजरों में। कुमार मयंक, APN। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं कुशल पाटिल, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। कुशल, आपसे जानना चाहेंगे, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने साफ कहा है कि शिवसेना को समर्थन का सवाल नहीं है। ऐसे में शिवसेना का नया दांव अब क्या होगा? जी, कहा जा रहा है कि शिवसेना जो है उन्होंने अपने सीट और क्लैरिटी रखी है। उन्होंने ये बात क्लियर की है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा जो है सीट है, तो उनका कहना है कि महापौर तो उन्हीं का होगा। और उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस के सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ जो निर्दलीय पक्ष है वो खुद सामने से उनकी तरफ आ रहे हैं। हालांकि वो जादुई आंकड़े 114 से काफ़ी दूर है। उनका कहना है कि वो किसी तरह सपोर्ट जुटाकर अपनी सरकार जो है बीएमसी में वो रख सकते हैं। लेकिन इस बात का भी इस वक्त फैसला करना मुश्किल है, क्योंकि जो निर्दलीय पक्ष है और मनसे है, उनका सब साथ में मिलके भी अगर आए और शिवसेना को सपोर्ट करे तो भी शिवसेना 114 के आंकड़े पर नहीं पहुंच सकती है। वहीं पर अगर कांग्रेस का सपोर्ट उन्हें मिल जाता था तो वो 115 पर जाकर जादुई आंकड़ा 114 का पार करते थे। लेकिन अब जब कांग्रेस ने मना कर दिया है, कांग्रेस ने कहा है कि वो शिवसेना का समर्थन नहीं करेंगे, तो अब ये चीज़ बहुत ही दिलचस्प होती है कि किस तरह से आगे प्रक्रिया बढ़ती है। क्योंकि जहाँ तक बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी का कहना है कि अगर उन्हें किसी भी निर्दलीय पक्ष और अन्य पार्टियों का सपोर्ट मिल जाए तो वो महापौर के पद के लिए दावेदार होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो 114 का जादुई आंकड़ा है उस पर वो भी पहुंच सकते हैं। तो अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि कौन सी पार्टी कितने पानी में है, क्योंकि 114 का जादुई आंकड़ा जो है उसे पार करने के लिए हर पार्टी अपने अपने तरह से समर्थन में जुड़ी हुई है। और शिवसेना ने भी कहा है कि 114 का जो आंकड़ा है वो किसी तरह पहुंच जाएंगे और महापौर उन्हीं का होगा। तो ये जो दोनों तरफ से दावेदारियां चल रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों पार्टियां जो है अपने अपने तरह से महापौर चाहती है, अपने अपने तरह से जो है एक पार्टी में एक इम्पोर्टेंट पद चाहती है। और बीजेपी और शिवसेना की जहां तक बात की जाए तो हमने देखा है कि पहले भी दोनों गठबंधन तोड़ चुके हैं और बाद में जो है गठबंधन में आ चुके हैं। दोनों के मिला के 166 सीटें होती है, तो ये 166 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब ये हो सकता है कि दोनों गठबंधन में आए और दोनों 2.5 साल के लिए मेयर का पद शेयर करें। लेकिन इसके जी, और मेयर को चुनने को लेकर अभी फिलहाल क्या दिख रहा है, किस तरह के समीकरण सामने आ रहे हैं?
जी, सभी पार्टियां आपसी मीटिंग और विजय मना रहे हैं अपने अपने जो है जितने भी उनके नगर सेवक चुन के आए हैं उसके लिए। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा दृश्य सामने आ रहा है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों साथ में मिलकर बीएमसी को चलाए, क्योंकि दोनों के मिलके 166 सीट है। तो हो सकता है कि दोनों 2.5 साल के लिए महापौर के पद में जो है समझौता करें। लेकिन इसकी संभावना हम इस वक्त कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों भी इस वक्त हर चीज को डिनाई कर रहे हैं। अगर कांग्रेस का सपोर्ट किसी को मिलता है, कांग्रेस इस वक्त बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। हालांकि कांग्रेस की सिर्फ 31 सीटें हैं, दोनों में से किसी भी पार्टी को अगर कांग्रेस का सपोर्ट मिल जाए तो वो 114 के जादुई आंकड़े के बहुत ही पास पहुंचते हैं। तो अब हमें ये देखने की बात होगी कि किस तरह से दोनों पार्टियां आगे बढ़ती है, किस तरह से सपोर्ट के लिए जाती है, क्योंकि सब लोग अपने आपसी मीटिंग में लगे हुए हैं और आपसी मीटिंग में किस तरह का समझौता आगे होता है ये देखने की बात है। क्योंकि महापौर का फैसला, महापौर बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट पद है मुंबई के लिए, बीएमसी के लिए, क्योंकि सत्ता में रहना दोनों पार्टियों के लिए जरूरी है। और अगर ये सत्ता बीएमसी की शिवसेना को मिलती है तो वो एक तरह से दावेदार बनते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद के लिए। और वो कहते हैं कि अगर उन्हें ये सरकार का अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता है मिड टर्म इलेक्शन हो सके और वो सरकार से जो है सत्ता से अपना समर्थन हटा दे। अगर वो सत्ता से समर्थन हटाते हैं तो बीजेपी को और ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि बहुमत जो सरकार में है वो उनका भी चला जाएगा। तो हो सकता है मिड टर्म पोल अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि शिवसेना का कहना है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो अब ये देखने की बात होगी कि बीएमसी में जो है, बीएमसी की प्रक्रिया अब आगे कैसे बढ़ती है, महापौर का जो चुनाव है वो किस तरह से आगे बढ़ता है। तमन्ना, बीजेपी के ऑप्शंस क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी की अगर बात करें तो मुंबई की सियासी गतिविधियों को लेकर क्या रुख फिलहाल नजर आ रहा है बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी कल हमने देखा कि विजयी उत्साह मना रही थी, अलग अलग तरह से सेलिब्रेशंस कर रही थी। उनका कहना था कि इस वक्त उन्हें 86 सीटें जो है 86 सीटों पर उनकी दावेदारी है, विपक्ष निर्दलीय लोगों का मिला के। तो इस वक्त अगर बीजेपी की देखी जाए सिचुएशन भी अच्छी है। बीजेपी का कहना है कि उनकी बातें चल रही है, हालांकि उन्होंने डायरेक्टली कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना हमारी दुश्मन नहीं है, तो उन्होंने कहा जा सकता है कि पहला कदम बढ़ा दिया है दोस्ती की तरफ। और जहां तक कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने कहा, बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस का समर्थन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्हें कांग्रेस मुक्त देश करना है, इसीलिए वो कांग्रेस के साथ वैसे भी समर्थन नहीं करेंगे। तो अब देखने की बात यह है। और उन्होंने ये भी कहा, बीजेपी ने कल ये भी बड़ा बयान दिया कि अगर शिवसेना चाहती है तो वो कांग्रेस के साथ जा सकती है, क्योंकि उनका इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये करके हो सकता है कि वो अपने आप के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर रेडियो पर मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 29वां प्रसारण होगा। इससे पहले 29 जनवरी को पीएम मोदी मन की बात के जरिए देश की जनता से रूबरू हुए थे। इस चुनावी मौसम में पीएम मोदी जनता से चुनाव में भागीदारी बढ़ाने की अपील कर सकते हैं। मन की बात के पिछले प्रसारण में पीएम मोदी ने छात्रों को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि छात्र परीक्षा के जीवन मरण का सवाल नहीं बनाए। साथ ही पीएम ने यह भी कहा था कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान पूरे घर मोहल्ले में डर और तनाव का माहौल होता है। उन्होंने सलाह दी थी कि परीक्षा को त्योहार की तरह मनाइए, इससे प्लेजर लीजिए, प्रेशर नहीं। पीएम ने बच्चों के माता पिता से कहा था कि वो परीक्षा के दिनों को उत्सव की तरह मनाएं। पीएम मोदी मन की बात के 28वें प्रसारणों में ड्रग्स समस्या, किसान, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता को संबोधित कर चुके हैं। और शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के इम्फाल में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर कांग्रेस रही। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 15 साल के राज में मणिपुर को बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब तक उत्तर पूर्व का विकास नहीं होता तब तक देश का विकास नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इम्फाल की रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस 15 साल से यहाँ पर शासन कर रही है, लेकिन उसने राज्य के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। 15 साल लगातार मणिपुर नीचे ही गया। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी। जो काम उन्होंने नहीं किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 महीने में वो करके दिखाएगी आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मणिपुर को बर्बाद कर दिया। मणिपुर में बीजेपी की सरकार आते ही हम कोई भी नाकेबंदी नहीं रहने देंगे और दिखा देंगे कि सरकार कैसे चलती है। पीएम ने कहा कि यहाँ सरकारी नौकरियों के रेट फिक्स हैं।
मणिपुर को 10% वाला नहीं 0% वाला मुख्यमंत्री चाहिए। देश में शायद किसी मुख्यमंत्री के लिए परसेंटेज की बात नहीं होती है। कितने परसेंटेज चलते हैं यहाँ? 10 कितने? आप सबको मालूम है। अब मणिपुर को 0% वाला मुख्यमंत्री चाहिए, 0% वाला मंत्री चाहिए, 0% वाली सरकार चाहिए, तब जाकर के मणिपुर का भला होगा भाई। 60 सदस्यों की मणिपुर विधानसभा के लिए 4 और 8 मार्च को 2 चरण में चुनाव होने हैं। इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होने के आसार है। बीजेपी इस बार अपने प्रमुख गठबंधन सहयोगियों के बगैर चुनावी मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के वोटिंग के लिए शोर थम गया। इस दौर में 51 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन हमलों का दौर बदस्तूर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी कल मणिपुर में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन पर शाब्दिक हमले जारी रहे। अखिलेश यादव ने उन्हें सबसे बड़ा झूठा करार दिया। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक चुनावी रैली में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से फायदे का दावा कर रही केंद्र सरकार आंकड़ों को सामने रखने में डर क्यों रही है। अखिलेश ने प्रधानमंत्री को इस मामले पर बहस की खुली चुनौती दी। अखिलेश ने कहा कि टीवी पर मन की बात, रेडियो पर मन की बात, हर जगह मन की बात की जा रही है, लेकिन आज तक कोई बीजेपी के मन की बात समझ नहीं पाया। अखिलेश ने मोदी को सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री बताया। ये चुनाव है, इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा भाई पूरे देश में। अगर किसी ने देखा हो तो बता दो। हमने तो नहीं देखा, और इतना बड़ा सपना दिखाने वाला भी प्रधानमंत्री नहीं देखा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निशाने पर भी नरेंद्र मोदी रहे। बहराइच में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सिर्फ वादे करता है। मोदी जहां जाते हैं रिश्ता बनाते हैं। वाराणसी गए तो गंगा मेरी माँ है, मैं वाराणसी का बेटा हूँ, वाराणसी को बदल दूंगा, गंगा को साफ कर दूंगा। राहुल ने कहा कि रिश्ता बनाने से नहीं निभाने से बनता है। वहीं पटना में गंगा पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। नीतीश ने कहा कि पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के समय बार बार कहते थे कि गंगा मैया ने बुलाया है, लेकिन अब तो गंगा मैया उन्हें ढूंढ रही है कि मेरा बेटा कहाँ है। नीतीश ने कहा कि गंगा की स्थिति को देखकर रोना आता है। कहा गया कि माँ गंगा ने बुलाया है, लेकिन हम बनारस गए तो लोग कह रहे थे कि अब गंगा माता खोज रही है, कहाँ गया बेटा तुम, ठीक नहीं रहे। हालांकि मोदी के लिए राहत की बात ये रही कि सपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खान ने लोगों से बीएसपी के बजाय बीजेपी को वोट देने की बात कही। भले ही आजम खान ने ये तंज कसा हो। बसपा को वोट करेंगे, मत करो बसपा को वोट। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो बीजेपी को वोट करो, सीधे, बिल्कुल सीधे बीजेपी को वोट करो। यूपी में चुनाव अपने आखिरी दौर की ओर बढ़ रहा है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अपने चरम पर है। शहमाद के इस खेल में जीत का फैसला जनता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और दिल्ली के सियासी मैदान पर अब जेडीयू भी दो हाथ करने के मूड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली के रामलीला मैदान पर रैली कर अपनी ताकत का एहसास विरोधियों को करवाएंगे। जेडीयू पहले ही ये ऐलान कर चुकी है कि वो इस बार दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में बिहारी और पूर्वांचली वोटर्स की तादाद लगभग 1/3 है। पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में आपने 70 में से 67 सीटों पर कब्जा कर इतिहास रच दिया था। उनकी इस जीत में बिहारी और पूर्वांचली वोटर्स का सबसे बड़ा योगदान रहा था, लेकिन अब नीतीश की दिलचस्पी जो है वो दिल्ली में केजरीवाल के तनाव दे सकती है, क्योंकि बिहारी वोटर्स पर ही जेडीयू की भी नजर है। और विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी आए भी नहीं है कि उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार पर एक बार फिर से विवाद के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। इस बार मामला टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली को बाढ़ राहत कोष से 47 लाख रुपए देने का है। इस बात का खुलासा बीजेपी के एक कार्यकर्ता की ओर से सूचना अधिकार कानून यानी RTI के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ है।
विधानसभा चुनावों के नतीजे आने से पहले ही उत्तराखंड सरकार एक नए विवाद में घिर सकती है। दरअसल एक आरटीआई से पता चला है कि हरीश रावत सरकार ने क्रिकेटर विराट कोहली को जून 2015 में 60 सेकंड के एक वीडियो के लिए 47 लाख रुपए दिए थे। इस रकम का भुगतान 2013 में आई भयानक केदारनाथ बाढ़ के राहत फंड में से किया गया था। कोहली को उस समय उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। विराट कोहली को पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया और उसके लिए आपदा मद से लगभग 48 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की है। आरटीआई दाखिल करने वाले अजिंद्र अजय ने दावा किया कि करीब 1 मिनट के वीडियो के लिए कोहली को जो पैसा दिया गया था वो बाढ़ राहत कोष से ही दिया गया था। ये पैसा जिला आपदा राहत प्रबंधन प्राधिकरण रुद्रप्रयाग की ओर से दिया गया था। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति मिली थी। यदि हम 4 धाम की मार्केटिंग करेंगे और 4 धाम की मार्केटिंग में कहां से पैसा आएगा ये तय करना पड़ेगा। उसी तरीके से केदारनाथ की मार्केटिंग करेंगे, वहां कहां से पैसा आएगा ये हमको तय करना पड़ेगा। तो इसमें कोई भाजपा से पूछ करके तय होगा ये? बिल्कुल कोई गलती नहीं की गई है। चाहे भाजपा पहले ये कहे कि नहीं होती है तो गुजरात में आप क्यों दे रहे हैं? आपदा का पैसा इसलिए कि आपदा को से उबरने के लिए, निश्चित तौर पर ये खाली आरोप, मनगढ़ंत उनका आरोप है। विराट कोहली का ये रकम सिंगर कैलाश खेर की फर्म कैलाशा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए जून 2015 में जारी की थी। बीते साल अक्टूबर में बीजेपी ने कैलाश खेर को आपदा कोष से 3 करोड़ 66 लाख रुपए देकर केदारनाथ पर वीडियो रिकॉर्ड कराए जाने पर भी विरोध किया था। बीजेपी ने केदारनाथ को लेकर जारी किए गए सीरियल का भी विरोध किया था, क्योंकि ये ऐसे समय लॉन्च किया जा रहा था जब मंदिर बंद होने वाला था। शैली लाठे, एपीएन, देहरादून। और ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट क्रिकेट में भारत की जीत के रथ को रोक दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पुणे टेस्ट मैच में भारत को बुरी तरह से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 333 रनों से मात दी। भारत की दूसरी पारी 107 रनों पर ही सिमट गई। इस टेस्ट में बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 2012 के बाद ये पहला मौका है जब भारत घर में कोई टेस्ट मैच हारा है। पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत का दौरा किया था तो उसे 4-0 से हार मिली थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पुणे में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों ने टेस्ट इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन दिखाया। पहली पारी में भी भारत की पूरी टीम 105 रनों पर सिमट गई थी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 285 रन पर सिमट गई थी। उसने भारत को 441 रनों का लक्ष्य दिया था। मैच में ऑस्ट्रेलिया की ओर से 12 विकेट लेने वाले स्टीव ओकीफे मैन ऑफ द मैच रहे। तो चलिए इसी के साथ वेकअप जिंदगी में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एपीएन।